कहानियों के सफ़र में आज की कहानी छलिया। मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, वो कहानियाँ जो हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। आज की कहानी, बधाई हो इंद्राणी, बधाई हो की गूंज तो पूरे हॉल में गूंज रही थी। इंद्राणी मुस्कुराकर तो कभी हाथ जोड़कर तो कभी सर झुकाकर धन्यवाद भी कर रही थी। बैगनी बनारसी साड़ी में लिपटी गौर वर्णा इंद्राणी चैटर्जी का ललाट गर्व से चमक रहा था। उसकी नज़रें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, यह जानते हुए भी कि उनका वहाँ कोई नामो निशान भी ना होगा। कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके झूल रहे थे, जैसे वे झुमके ना हो उसकी सहेलियां हो। वह जिधर भी घूमती वे उधर घूम जाते थे। उस रोज भी जब सीईओ के लिए उसके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो क्षण भर के लिए उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे उसने दरकिनार कर दिया। अब वह मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी उन पलों को, जहां आंसू दर्द के अलावा कुछ भी नहीं था। शुभेंदु के साथ प्यार करना उसे काफ़ी भारी पड़ा था, पर आज उसने अपने बलबूते पर खुद को खड़ा कर लिया था। जश्न खत्म होते होते करीब रात के 10:30 बज चुके थे। गुलदस्तों की ताजे महक से पूरी गाड़ी भरी पड़ी थी। इंदु ने सभी को साइड किया और साड़ी का पल्लू संभालकर बैठ गई। ड्राइवर भोला गेट बंद कर अपनी सीट बेल्ट बांधने लगा। रुको भोला, आज मैं ड्राइव करूंगी और तुम पीछे बैठोगे, कहती हुई इंद्राणी बाहर निकल आई। अधेड़ उम्र का भोला अबाक देखने लगा, पर उसके चेहरे पर भी खुशी छाई थी, क्योंकि बरसों बाद आज उसकी मालकिन खुश थी। इंद्राणी ड्राइव करने लगी। गाड़ी बीच सड़क पर आ गई। अंदरूनी खुशी से शायद हाथों का नियंत्रण कम हो रहा था। संभल कर मैम साहब। तो इंदु ने बैक मिरर से भोला के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरों को देखा और मुस्कुराते हुए संभल कर गाड़ी चलाने लगी। पर भोला ज़्यादा देर निश्चिंत नहीं रह सका, क्योंकि गाड़ी जिस रास्ते पर चल रही थी वह रास्ता इंद्राणी के अतीत का था, जहाँ जख्मों के अलावा कुछ न था। उन जख्मों को देखने वाला, उसे संभालने वाला इकलौता भोला ही तो था। इंद्राणी की गलती बस इतनी थी कि उसने शुभेंदु को केवल हाँ कहने मात्र से अपने पिता का घर छोड़ दिया था। उसने प्यार जो करती थी उससे, साथ जीने मरने वाला प्यार। आर्थिक रूप से शुभेंदु का परिवार बेहद कमज़ोर था, जबकि इंद्राणी शहर के नामी वकील की बेटी थी। पर जल्दी ही शुभेंदु और उनके परिवार का रवैया साफ हो गया था। आए दिन साथ में मोटी रकम न लाने के ताने दिए जाने लगे थे उसे, जिसे तो वह पहले हंसकर टाल देती थी, पर बाद में स्थिति बद से बदतर हो गई थी। और उस दिन तो हद ही हो गई जब शुभेंदु की माँ ने हाथ तक उठा दिया था उस पर। कहते हैं ना, बर्दाश्त करने से सामने वाले का हौसला बढ़ता है। इंद्राणी ने जिस प्यार की खातिर बर्दाश्त किया वो शुभेंदु के लिए कोई मायने ही नहीं रख रहा था। यही वजह थी कि घरेलू हिंसा से पीड़ित इंद्राणी ने शुभेंदु का घर छोड़ दिया था। उस वक्त ड्राइवर भोला ही था जो उसके पिता का वफादार था और उनके इशारे पर उसे सहारा दे रहा था। उधर क्यों जा रही हैं मेम साहब? भोला ने टोका। क्यों?
क्यों न जाऊं उस तरफ जिसको उन्होंने नकारा, बदचलन कहकर आधी रात के समय घर से निकाल दिया था। वे आखिर देखें तो कि आज दुनिया मेरे कदम चूम रही है। मत जाइए उस तरफ, आपको दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो फिर मैं अपनी खुशियां किसके साथ बांटूं? तुम ही बताओ भोला। चेहरे पर अकेलेपन का दर्द साफ पढ़ा जा सकता था। आप चलेंगी वहां जहां मैं आपको ले जाऊंगा? इंदु ने हाँ में सिर हिलाया। कहीं भी ले चलो, बस आज की रात मुझे जीना है, मुझे हंसना है, मुझे गाना है, कहते हुए बच्चों की तरह मचलने लगी। आप पीछे बैठिए। और फिर भोला ने गाड़ी का रुख अपनी बस्ती की ओर किया। मैं कुछ खाने पीने का सामान ले लूं? भोला ने योजना बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंद्राणी ने बेफिक्री से कह दिया था। बस्ती वालों को क्या चाहिए? खूब जश्न मना, रात भर लोग नाचते रहे और इंदु भी उनके साथ झूमती रही। इस नाच गाने में भोला का भाई निखिल आगे था। 30 वर्षीय सांवला नौजवान जिसके चेहरे की चमक को बेरोजगारी ने छीन ली थी, वरना अपने कॉलेज में खेल कूद की प्रतिभा के लिए खूब जाना जाता था। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें। गाते गाते आंखें भर गई थी, जिसे निखिल ने देख लिया था। सुबह इंद्राणी को छोड़ने के लिए निखिल ही गया था, क्योंकि भोला आधी रात को ही सो चुका था। निखिल का अदब से झुककर बात करना, उसके निकलने से पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, मुस्कुराकर हेलो बोलना इंद्राणी को अच्छा लगने लगा था। निखिल भी जैसे इंद्राणी की ज़रूरतों को समझने लगा और बिना मांगे या इशारे भर से सामने रख देता था। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद निखिल को साथ आने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई। निखिल उसके ना आने तक हाथ बांधे खड़ा रहा। इंद्राणी फ्रेश होकर नीचे आई। हरे रंग का सलवार सूट, कांधे तक स्टाइल से कटे बाल, गजब की खूबसूरती समेटे वह नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। निखिल तो उसे एक टक से देखता रह गया, क्योंकि जब वो ऑफिस जाती थी तो साड़ी पहनती थी, बालों को कस कर बांध लेती थी और ना चाहते हुए भी अक्खड़पन वाला चोला चेहरे पर चढ़ा लेती थी। पर आज निखिल उसे जिस रूप में देख रहा था, दीवाना हुए बगैर न रह सका। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना, इंद्राणी ने इशारा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, निखिल ने आंख चुराते हुए कहा। कहीं आंखें टकरा गई तो मेम साहब क्या सोचेंगे। मैं चलता हूँ, सुबह आ जाऊँगा। फिर एक बार इंद्राणी की ओर देखा, बेमन से इजाज़त मांगी। अरे चाय तो पी कर जाओ, और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठाकर चाय पिलाया। इस दौरान उसकी नज़र बार बार टकराती और वो झेप जाता। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। तुम्हें कुछ पूछना है तो बताओ, यूं चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इंद्राणी ने अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाई। आपके पतिदेव नहीं, चाय खत्म हो गई हो तो घर जाओ। निखिल ने अभी वाक्य पूरा भी नहीं किया था और इंद्राणी गुस्से से उठ खड़ी हुई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। यह सब जानकर भोला बहुत गुस्सा हुआ,
क्या ज़रूरत थी कुछ पूछने की? उन्होंने प्यार से चाय के लिए क्या पूछ दिया? बस अपनी नीचता दिखाने लगा। भोला उसे कोस रहा था। अरे उस मनहूस के लिए क्या पूछना, जिसके नज़र में औरत की कोई अहमियत ही नहीं थी। हर रोज मार पीट, जुल्म, क्या क्या नहीं सहा था इस नाजुक सी बच्ची ने। घरेलू हिंसा की शिकार महिला आखिर क्या करती? कल से कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। क्यों बुढ़ापे में मेरे पेट पर लात मारते हो? कहकर भोला कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन से भोला फिर ड्यूटी पर जाने लगा। इंद्राणी ने भी कुछ नहीं बोला, पर निखिल का ना होना उसे कहीं ना कहीं खल रहा था, क्योंकि उसके होने मात्र से वह रोमांचित हो जाती थी। उसकी कमी खटकने लगी थी इंद्राणी को। पर उम्र के एक पड़ाव में हर रिश्ता संदेह और शक के घेरे में आ जाता है। यही सब सोचकर चुप रह गई थी। निखिल के साथ वह मुस्कुराने लगी थी। एक बार फिर से उदास और खामोश हो गई थी। संयोगवश अगले ही हफ्ते इंद्राणी का जन्मदिन आने वाला था। निखिल ने पूरी बस्ती में साफ सफाई करवाई और उसके लिए एक छोटे से आयोजन की भी तैयारी की। पर ये बात बताए कौन और उसे बुलाए कौन? दिन गुजरते गए। जन्मदिन वाले दिन ऑफिस स्टाफ ने अपनी तरफ से जश्न का आयोजन किया, जिसमें इंद्राणी ना चाहते हुए भी व्यस्त रही। इधर बस्ती वाले उसका इंतजार कर रहे थे। भोला ने यह बात उसे सुबह बताई तो थी, पर हाई प्रोफाइल पार्टी के इंतजाम में उसके दिमाग से बात निकल गई। रात के करीब 11 बज चुके थे। इंद्राणी के घर से लोग करीब करीब जा चुके थे। भोला ने भी जाने की अनुमति मांगी तो जैसे इंद्राणी को याद आया, भोला रुको, मुझे तुम्हारे साथ आना है। इंद्राणी शर्मिंदा थी, इससे ज़्यादा वह कुछ न बोल पाई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग, बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूटे होते हैं। जब वहाँ पहुँची तो आश्चर्य में भर गई। छोटे से छोटा बच्चा उसके इंतजार में बैठा था, पर इंद्राणी जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं दिख रहा था। भोला से पूछने पर पता चला वो अपने कमरे में है और उस दिन वाली गलती पर काफ़ी शर्मिंदा है। वो निखिल के पास पहुंची और कान पकड़कर खड़ी हो गई। एक गलती तुमसे हुई तो एक मेरे से, चलो एक दूसरे को माफ़ कर दो। नहीं नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, शर्मिंदा तो मैं हूँ। कहते कहते नज़रें एक दूसरे से टकरा गई। चाहा है तुमको, चाहेंगे हर पल, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। बाहर ये गाना चल रहा था। अभी कोई बहस नहीं, चलो ना केक काटते हैं। कहते हुए इंद्राणी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचा। जन्मदिन के दिन उस माफ़ीनामे ने इंद्राणी के दिल में निखिल के लिए खास जगह बना दिया था। अपनी पिछली जिंदगी में पति द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसे जैसे पुरुष वर्ग से नफरत होने लगी थी, पर निखिल की छोटी छोटी बातों ने उसे फिर से सजने संवरने के लिए इच्छा जगा दी थी। निखिल पढ़ा लिखा था, उसने बीकॉम किया था, बिजनेस माइंड भी रखता था, पर गरीबी ने उसे नालायक और निकम्मा बना दिया था। इंद्राणी उसे अपनी कंपनी में काम दिला सकती थी, पर ऐसा कर वह उस पर एहसान का बोझ डालना नहीं चाहती थी।
यही सोचकर उसने एक कॉरपोरेट पर्सन से बात की और उसके यहाँ नौकरी दिलवाई। निखिल मेहनती था। उसने अपनी काबिलियत दिखाई और चंद महीनों में ही अपनी कंपनी को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। इंद्राणी निखिल की कामयाबी से बेहद खुश थी। उस रोज़ बत्रा एंड बत्रा कंपनी के लिए टेंडर फाइल होने वाला था, जिसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने भागीदारी दिखाई थी। निखिल के बॉस ने भी उसे अपनी ओर से भेजा था। वो निखिल जो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, हर छोटी छोटी बात शेयर करने लगी थी उसके साथ। ऑफिस में भी उन दोनों के बारे में चर्चा होने लगी थी, पर इंद्राणी हर बात को अनसुना कर दिया करती थी। एक दिन ब्रांच मैनेजर साहिल मेहरा ने कहा, वैसे गाड़ी मैं भी अच्छी चलाता हूँ, पर आपने कभी मौका ही नहीं दिया। एक टफ लुक देकर वहाँ से चली गई थी वह। ऐसा नहीं था कि वह लोगों के तानों को समझती नहीं थी, पर अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। ऐसी सोच रखकर वहाँ से चली गई थी। आज उस निखिल को टेंडर फाइल करने के लिए आया हुआ देख उसे बेहद खुशी हुई। अपने उस दिन के फैसले पर गर्व भी हुआ कि उसने एक बेरोज़गार इंसान को काबिल बना दिया। उसने मुस्कुराकर उसके हेलो का जवाब भी दिया। जहाँ दूसरी कंपनियाँ एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन और अकड़ की भावना दिखा रहे थे, वहीं इंद्राणी और निखिल की आंखें जब भी टकराती तो मुस्कुराकर रह जाते थे। पर जल्दी ही इंद्राणी का भ्रम टूट गया। जहां इंद्राणी इस बात से निश्चिंत थी कि टेंडर तो उसी की कंपनी के पास आने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों से यही हो रहा था, पर इस बार वह भूल गई थी कि निखिल वो इंसान है जो उसके हर राज को जानता है, और इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया था निखिल ने। केवल एक पैसे का अंतर रखकर अपनी कंपनी की ओर से टेंडर भरा था उसने, और नतीजा भी जल्दी ही सामने आ गया था। इंद्राणी को यह कहकर दिलासा दिया गया, आप तो मंजी हुई हैं, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? कहते हुए मिस्टर बत्रा ने पान से रंगी पूरी बत्ती सी दिखा दी थी। क्या जवाब देती भला? गलती उसी की थी। रास्ते भर सोचती रही कि उसके नसीब में छल लिखा है या वह इंसान पहचान नहीं पाती है। आखिर क्यों नहीं पहचान पाई? शुभेंदु को या फिर निखिल को? घर आकर इंद्राणी ने डायरी खोला, जिसमें इंद्राणी लव्स निखिल लिखा था, और अब निखिल शब्द को वह आंसुओं से मिटाने की कोशिश कर रही थी। बस इतनी सी थी यह कहानी।